हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दूसरी वीडियो में। और दूसरी वीडियो में हम पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के हो गए या फिर 4 मार्क्स के हो गए या फिर जो भी एमसीक्यू हो गए वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक के जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो कराए थे। आशा करता हूँ आपने वो देख लिए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। एक और बात, वीडियो को आप पूरा देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में आने लायक हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो भारत जब पहली बार आज़ाद हुआ, नॉर्मल सी बात है, तो पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कौन थे हमारे, तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, नॉट अब्दुल, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। अगला आपका, विच पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम इन कॉलोनियल इंडिया। तो कॉलोनियल इंडिया में मुस्लिम्स के बेसिकली जो भी अधिकार थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम लीग का एक तरीके से गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसके अंदर वो सही बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपका, विच प्रिंसली स्टेट फर्स्ट अनाउंस टू रिमेन एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो कौन सा प्रिंसली स्टेट था जिसने कहा था कि मैं अपने आप को स्वतंत्र ही रखूंगा, ना मैं पाकिस्तान में मिलूंगा ना मैं इंडिया में मिलूंगा। तो वो थे आप त्रावणकोर के राजा जिन्होंने ये घोषणा करी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, विच ग्रुप रिप्रेजेंट द 3 प्रिंसली स्टेट्स दैट रजिस्टर्ड मर्जर। तो ऐसे कौन कौन से बेसिकली प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने भारत में मिलने से मना किया था या फिर किसी भी जगह मिलने से मना किया था। तो वो थे जूनागढ़, त्रावणकोर और हैदराबाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाम दिख रहे हैं आपको, देखो ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि देखिए इसमें चारों ऑप्शन में जम्मू कश्मीर भी है, तो जम्मू कश्मीर भी एक था, बट यहाँ पर पूछा गया 3 कौन से थे ऐसे वाले। तो जूनागढ़, त्रावणकोर और हैदराबाद इज द राइट आंसर। अगला आपका है, व्हाट वाज द मेजर रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो भारत का जो बंटवारा किया गया 47 में, उसको क्यों करा गया था। तो मुस्लिम लीग ने 2 नेशन थ्योरी रही थी जिसके आधार पर बंटवारा किया गया हिंदुओं के लिए, बेसिकली हिंदुस्तान और जो मुस्लिम्स थे उनके लिए पाकिस्तान का गठन किया गया। तो 2 नेशन थ्योरी थी वो रीजन जिसकी वजह से भारत का बंटवारा किया गया था। अगला है, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंडियन पार्टीशन इन 1947। तो 1947 में जब आपका भारत का बंटवारा होता है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस यही देखने को मिलता है कि जो भी स्टेट्स वगैरह थे वो रिलीजन बेसिस पर एक तरीके से बांटे गए थे। ठीक है, चलिए, स्टेट का मतलब यहाँ पर देश है बेसिकली। अगला आपका है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इन चारों में जो सबसे सही वाली जो स्टेटमेंट है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा है कि नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इज 565। तो जो भी देसी रजवाड़े थे, देसी रियासतें थी, वो 565 ही थी। ठीक है, और बाकी जो इसमें स्टेटमेंट है वो सब गलत लिखी हुई है। अगला आपका है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ट्रू जो आपका है वो आपका सी वाला है, जूनागढ़ वाला। जूनागढ़ इशू वाज रिसॉल्व आफ्टर प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी कि वहाँ के लोगों से पूछा जाएगा कि वहाँ के लोगों को भारत के साथ में रहना है या फिर पाकिस्तान के साथ रहना है, तो इसको हम प्लेबिसाइड कहते हैं। जूनागढ़ के जो राजा थे महाबत अली खान, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, बट यहाँ की जो जनता थी वो हमारे साथ रहना चाहती थी। तो इस तरीके से इस इशू को सॉल्व किया गया था, यहाँ के राजा भाग गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, लीडर्स इनिशियली अपोज लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन बिकॉज। तो स्टार्टिंग में जो नेता थे वो सभी जो थे वो भाषाई आधार पर जो भी भारत का राज्यों का नाम रखा जा रहा था उसके अगेंस्ट थे। कारण यही था कि इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भारत का जो है बंटवारा हो सकता है, एकता में दिक्कत वगैरह देखने को मिल सकती है, इसीलिए उन लोगों ने लिंग्विस्टिक बेस पर जो स्टेट के नाम रखे जा रहे थे उसको मना किया। 10वां क्वेश्चन है, द निज़ाम्स मिलिट्री ग्रुप। तो निज़ाम की सेना का नाम जो था वो रजाकर था, रजाकर, ओके, राजाकर नहीं, रजाकर, आप ध्यान रखें। अगला आपका, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट बिकॉज। तो लिंग्विस्टिक आधार पर जो क्या कहते हैं नाम रखे गए बेसिकली राज्य के, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये था कि जो भी जो लोग थे उनको ये चीज़ें अच्छी लगी और एक तरीके से हमने पावर शेयरिंग जो थी वो लोगों के हिसाब से फिर लोगों की तरफ से हमने करी। तो इसकी वजह से एक फ़ायदा ही देखने को मिला। जो हमने सोचा था कि भारत बढ़ जाएगा वो ऐसा नहीं हुआ, देश आपका और मजबूत हुआ। अगला इसके अंदर आपका है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें चारों को लगाना है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर है वो नागपुर सेशन है जो कि 1920 में हुआ था। तीसरा आपका हंगर स्ट्राइक ऑफ पॉटी श्रीरामुलु जो थे आपका 1952 के आसपास में इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी। और जो चौथा आपका 1952 हो गया आपका ये। जो चौथा आपका है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इनकी डेथ के तुरंत बाद 1953 में SRC लेकर के आए जिसका काम था राज्यों का नाम रखना। और सेकंड आपका आ जाएगा अब फोर्थ आपका है डिक्लेरेशन ऑफ सेपरेट तेलुगु स्टेट। बेसिकली यहाँ पर पहले हंगर स्ट्राइक है, देन आपका तेलुगु स्टेट की डिमांड है और उसके बाद आपका जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SRC आएगा। ठीक है, इनकी पहला, तीसरा, चौथा एंड द दूसरा। ओके, चलिए 1953 में SRC बना और सेपरेट जो डिमांड मांगी गई थी एक तरीके से वो
1952 के दिसंबर में एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था, ठीक है। और उससे पहले ही उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी और 1920 में नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें ये बात कही गई थी कि लिंग्विस्टिक बेस पर भारत के राज्यों का नाम रखा जाएगा। चलिए अगला है आपका है व्हाट वाज द टू नेशन थ्योरी। देखिए टू नेशन थ्योरी जो आपका है बेसिकली ये हिंदू और मुस्लिम के लिए दो अलग सेपरेट नेशन की बात कहती थी, क्योंकि जो भारत आपका है वो दो अलग अलग कौमों का देश है और यही बात जो उठाई थी वो मुस्लिम लीग ने उठाई थी और इसी के आधार पर भारत का बंटवारा किया गया। अगला आपका है व्हाट वाज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो आपका है एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडियन यूनियन में जुड़ेंगे और जो भी रूलर्स वगैरह हैं वो डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स जो है वो कंट्रोल किसको कर देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो वहाँ के जो राजा हैं वो अपने कंट्रोल में रखेंगे। अगला आपका हु वाज महाराजा बोध चंद्र सिंह। देखिए महाराजा बोध चंद्र सिंह जो थे वो मणिपुर के राजा थे। इन्होंने ही वो साइन किया था मर्जर एग्रीमेंट 1949 में और इस तरीके से जो आपका मणिपुर है भारत का हिस्सा बन गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाट वर द टू इशू ऑफ कॉन्सिक्वेंस अमंग लीडर्स बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से पहले जो दो इश्यूज थे बेसिकली वो क्या थे, तो पहला तो यही था कि भारत को एक तरीके से डेमोक्रेटिक देश बनाना है और भारत एक और चीज़ होगी कि वो आपका एक सेकुलर नेशन बनेगा, फिर सेकुलर स्टेट बनेगा, यानी कि यहाँ पर हर धर्म के जो लोग हैं वो रह पाएंगे, ठीक है। तो यही था आपका पहला चैप्टर। चलिए अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। इसमें आपका विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमने कौन सा एक तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट को अपनाया था ये पूछा गया। तो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी थी, यानी कि संवैधानिक लोकतंत्र को अपनाया गया। दूसरा है विच वाज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के बाद जो दूसरे नंबर पर पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जो सीटें लेकर के आ रही थी और जो भी चुनाव वगैरह हो रहे थे। इसके अलावा है विच पॉलिटिकल पार्टी इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। तो एक ही पार्टी थी उस वक्त, वो थी आपकी कांग्रेस पार्टी, जो एक तरीके से जो भी आंदोलन चले थे स्वतंत्रता के उसमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान देखा जाता है। अगला आपका है ईएमएस नंबूरीपाद जो थे वो किस राज्य से जुड़े हुए थे, तो उनका नाम है केरल से और यहीं के वो एक तरीके से सीएम भी बने। अगला आपका है व्हेन वाज द थर्ड जनरल इलेक्शन हेल्ड। तो थर्ड जो आपका हुआ था आपका 51 में पहला हुआ, 57 एंड देन 62, तो 1962 में भारत का तीसरा आम चुनाव हुआ था। अगला आपका है इन 2004 द इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड यूजिंग विच मशीन नेशन वाइड। तो ईवीएम का एक तरीके से स्टार्ट हो गया था 2004 में पूरे के पूरे भारत में। इससे पहले भारत में कुछ राज्यों में ही होता था, लेकिन 2004 तक क्या हुआ कि सभी के सभी जो भी राज्य थे वहाँ पर इसका इस्तेमाल होने लग गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका विच पॉलिटिकल पार्टी वाज डिवाइडेड आफ्टर द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड चाइना। तो सोवियत यूनियन और चाइना के वैचारिक संघर्ष की वजह से किस पार्टी का एक तरीके से बंटवारा किया गया, तो वो थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी दो अलग अलग हिस्सों में बटी है, आपने सुना भी होगा मार्क्सवादी, लेनिनवादी, इस तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग हमें करना है इसमें। तो मैच द फॉलोइंग में अगर हम देखें तो आपका पहला इसके अंदर दीनदयाल उपाध्याय जो थे, तो दीनदयाल उपाध्याय जो आपका इसके अंदर है कम्युनिस्ट लीडर ऑफ केरला, जो कि नहीं है भारतीय जनसंघ के थे वो। दीनदयाल उपाध्याय किसके थे, भारतीय जनसंघ के थे। और जो आपका बी.आर. अम्बेडकर जो थे, बी.आर. अम्बेडकर जो आपके हैं वो फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी आप बताएंगे यहाँ पर। और रफ़ी अहमद किदवई जो थे वो फूड और एग्रीकल्चर का बताएंगे। और A.K. गोपालन जो आप बताएंगे इसमें कम्युनिस्ट लीडर ऑफ केरला बताएंगे एक तरीके से, ठीक है। तो ये इसके अंदर एकदम सही है। ये जो नीचे मैंने जो करेक्ट मैचिंग लिखा है वो थोड़ा सा गलत इसमें लिख दिया मैंने, बट आप ध्यान रखें जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सामने ही लिखा हुआ है तो ये आप सही बताएंगे इसको, ठीक है। चलिए अगला आपका इन विच कंट्री डज द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट सिंगल पार्टी रूल। तो कौन कौन से देशों में सिंगल पार्टी रूल चलता है, तो म्यांमार एंड चाइना इज द राइट आंसर। अगला आपका है द डैश नेचर ऑफ कांग्रेस एनकरेज वेरियस फंक्शन। तो यहाँ पर जो कांग्रेस था बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से फैक्शनल था नेचर था इसका, इसीलिए इसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के या फिर अलग अलग जो गुट के जो लोग थे वो इसके अंदर थे। मतलब कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसमें बहुत ही अलग अलग विचारधारा के लोग थे और इस वजह से एक तरीके से इसमें गुट वगैरह भी बनते थे। अगला आपका है जयप्रकाश नारायण वॉज डैश लीडर। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो सोशलिस्ट लीडर थे और इन्हीं की वजह से एक तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। अगला क्वेश्चन आपका व्हेन एंड वेयर डिड द कम्युनिस्ट फर्स्ट फॉर्म अ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी जो थी एक तरीके से जो दूसरे नंबर पर आती थी हमेशा चुनाव में, इसकी जो पहली सरकार बनी थी वो केरला में 1957 में बनी थी और इसको चलाया था एक तरीके से ईएमएस नंबूरीपाद ने और इन्हीं ने एक तरीके से यहाँ पर सीएम की शपथ ली थी, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पहली पार्टी थी भारत में जो कांग्रेस के अलावा सरकार बना रही थी।
एक्सप्लेन द रोल ऑफ अपोजिशन इन डेमोक्रेसी। देखिए अपोजिशन का जो रोल होता है डेमोक्रेसी में वही होता है कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी आती है उनको क्रिटिसाइज वगैरह करना और एक तरीके से अपना अलग रिप्रेजेंट व्यू रखना, बेसिकली व्यू पॉइंट सरकार के अगेंस्ट में। यही बेसिकली विपक्ष का काम होता है कि जो सरकार है वो सही तरीके से काम करे, उनके ऊपर हम क्रिटिसिज्म लगाते रहें। अगला आपका है हाउ डिड कांग्रेस डोमिनेंस हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो कांग्रेस ने कैसे एक तरीके से भारत में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में सहायता करी। तो कांग्रेस ने बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी स्टार्टिंग के ईयर्स में, और उन्होंने ही एक तरीके से देश के जो भी इंस्टीट्यूशंस थे उनको एक तरीके से डेमोक्रेटिक वे में चलाया। जो भी इलेक्शन होते थे, जो भी पार्लियामेंट चलती थी, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जाता है वो कांग्रेस का जाता है। अगला क्वेश्चन आपका मेंशन 2 फीचर ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ की 2 विचारधारा हमें बतानी है। तो पहला तो इनका यही था कि ये चाहते थे कि कल्चरल नेशनलिज्म हो, एक देश एक संस्कृति की ये बात करते, और साथ में ये बात करते थे कि जो हमारा देश हो उसमें एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, और साथ में नेशनल यूनिटी की ये बात करते थे, राष्ट्रवाद की ये बात करते थे। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनसंघ से ही निकली है। ठीक है, तो ये इसके आप 2 इसके फीचर बता सकते हैं। चलिए अगला है आपका अगले चैप्टर का एट टाइम द इंडिपेंडेंस हाउ मेनी मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट वर अवेलेबल फॉर इंडिया। तो उस वक्त जब भारत आपका आज़ाद हुआ था तो उस वक्त विकास के जो मॉडल थे वो 2 ही थे। ठीक है, एक तो कम्युनिस्ट था, और मतलब कम्युनिस्ट कह लीजिए फिर सोशलिस्ट कह लीजिए, सोशलिस्ट था वैसे बेसिकली, और एक आपका कैपिटलिस्ट था। ठीक है, मतलब अमेरिका एंड द यूएसएसआर जो देश फॉलो कर रहे थे वही 2 एक तरीके से विकास के मॉडल हमारे भारत में थे। अगला आपका है द मेन टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशियो इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन वुड रिमेन विद। तो ये जो गरीबी उन्मूलन था या फिर सामाजिक आर्थिक जो पुनर्वितरण था बेसिकली ये किसके हाथ में था जिसको ठीक करना था काम, तो वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही था। कि उन्होंने ही कहा कि हम ही क्या करेंगे, जो भी समाज में आर्थिक या फिर सामाजिक रूप में जो भेदभाव है इसको खत्म किया जाएगा, साथ में जो गरीबी उन्मूलन का जो काम होगा वो भी कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी, दूसरों संस्थाओं को ये काम नहीं दिया गया। अगला आपका है हु वॉज के.एन. राज। तो जो के.एन. राज थे वो यंग इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को एक तरीके से ड्राफ्ट किया था। चलिए अगला आपका है द मॉडल ऑफ 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान जो आपका है वो किस देश से अपनाया गया, तो यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उस देश में 5 ईयर प्लान चलते थे। तो भारत ने क्या किया, इस पंचवर्षीय योजना को भारत में भी अपनाया। अगला आपका है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसको हमें लगाना है लाइन से। तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947, बॉम्बे प्लान आपका आया था 1900 इसके बाद ही आया था ना, क्या कहते हैं उसको, 1944 के आसपास में आया था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो आपका था 1950 के आसपास में, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आपका आता है वो आता है 1951 के आसपास में। तो इसके हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। तो बॉम्बे प्लान आज़ादी से हमारे ठीक पहले आ गया था, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मतलब कि इसमें 2nd, 1st, 3rd एंड 4th आप इसमें बता सकते हैं। छठा क्वेश्चन आपका प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्लानिंग कमीशन जो आपका था वो एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेजोल्यूशन था, और उसके जरिए ही प्लानिंग कमीशन को एक तरीके से लाया गया था। प्लानिंग कमीशन का काम था, योजना आयोग बेसिकली का काम यही था कि देश में जो भी रिसोर्सेस है उसका सही से इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में हमें ध्यान देना चाहिए जिससे हम पैसा बना सकते हैं। तो यही काम था किसका, प्लानिंग कमीशन का। फिलहाल प्लानिंग कमीशन जैसी संस्था भी कोई नहीं है, नीति आयोग है आज के टाइम पर। चलिए इन विच ईयर वॉज द बॉम्बे प्लान प्रपोज बाय इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो 1944 में जो बॉम्बे प्लान था वो आया था, और इसमें जो भी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे बेसिकली आपने नाम भी सुने होंगे, टाटा का नाम सुना होगा, रिलायंस ग्रुप का नाम सुना होगा, तो ये सभी जो थे वो इसमें आते हैं। जैसे कि आपने महिंद्रा का नाम सुना होगा, तो ये स्टार्टिंग के इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो एक तरीके से प्लान लेकर गए थे देश को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी व्यवस्था को ठीक करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका विच आइडिया वाज नॉट पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी। तो कौन सी जो इसमें चीज़ है जो भारत ने पहले नहीं अपनाई, तो लिबरलाइजेशन हमने नहीं अपनाया था। लिबरलाइजेशन का मतलब यही था कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण स्टार्टिंग में नहीं किया, जो भी मतलब क्या कहते हैं उसको लाइसेंस वगैरह जो होते हैं जिसके ज़रिए सरकार लोगों को लाइसेंस वगैरह देती है, या फिर लिबरलाइज कर देना इकोनॉमी को कि कोई भी व्यक्ति आए और अपने हिसाब से यहाँ पर व्यापार वगैरह करे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को स्टार्टिंग में नहीं कराया गया था। बाकी तीनों चीज़ें अपनाई गई थी, प्लानिंग हुई थी, सहकारी खेती हुई थी, और सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ाया गया था। बट यहाँ पर लिबरलाइजेशन इज द नॉट, मतलब लिबरलाइजेशन को भारत सरकार ने स्टार्टिंग में नहीं अपनाया, 1991 के बाद लिबरलाइजेशन को अपनाया था। अगला क्वेश्चन आपका नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो प्लानिंग कमीशन की जगह ही 2015 में नीति आयोग को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला आपका द पॉस्को POSCO। ठीक है, ध्यान रखें, पॉस्को प्लांट प्रोटेस्ट टुक प्लेस इन विच स्टेट। तो आपने किताब पढ़ी होगी तो ये उड़ीसा की कहानी है, वहाँ पर जो भी मतलब जो खदान था उसको लेकर के था ये। अगला क्वेश्चन आपका द इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज सब्सटेंशियल टैरिफ
ऑन डैश टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो जो भी इम्पोर्ट वगैरह होते थे भारत में उसके ऊपर भारत ने बहुत ही ज़्यादा आयात शुल्क लगा रखा था ताकि भारत की जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको बचाया जा सके। ये आपको मैंने ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। अगला आपका है वन ऑफ द प्लानर ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज। तो पहले वाले के तो KN राज मैंने आपको बताया था, दूसरे वाले के जो थे वो PS महालनोबिस थे जो कि एक CA भी थे। ठीक है, चलिए व्हाट वाज द बॉम्बे प्लान। देखिए बॉम्बे प्लान एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक तरीके से प्लान था जो कि इंडियन इंडस्ट्रीज लेकर के आए थे और इनका काम यही था कि जो भी प्लानिंग वगैरह करी जाएगी कि जो भी राज्य की सरकार होगी या फिर जो देश की सरकार होगी वो इस तरीके से अगर काम करती है जो ये प्लान लेकर के आए थे बेसिकली उसी को इन लोगों ने बॉम्बे प्लान कहा था। स्टार्टिंग में ये लोग लेकर के आए थे जो प्लान, सरकार ने इसको मानने से मना कर दिया और सारा का सारा जो काम था सरकार ने अपने हिसाब से ही करा था। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान आपका यही है। अगला आपका हाउ वाज द सेकेंड 5 ईयर प्लान डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखिए सेकेंड जो आपका था और जो फर्स्ट जो आपका था दोनों में मेजर डिफरेंस यही था कि फर्स्ट में हमने एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया और सेकंड में हमने हैवी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया था। अगला आपका है वाई इज द इंडियन इकोनॉमी कॉल्ड अ मिक्स इकोनॉमी। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको मिक्स कहते हैं क्योंकि हमने कैपिटलिज्म और जो सोशलिज्म है दोनों को अपना रखा है, यानी कि भारत में पब्लिक सेक्टर भी काम करते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं। प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल आपको देखने को मिलते होंगे, इसीलिए इसको मिक्स इकोनॉमी भी कहा जाता है। अगला आपका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। देखिए डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब होता है कि जब आप पावर को करते हैं अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, लोकल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इसी को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। ओके, चलिए इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के चैप्टर्स के क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आर्टिकल नंबर जो 51 है ये एक तरीके से इसका सही आंसर है। अगला आपका है द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया वाज इनिशिएटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जहांगीर भाभा। इन्हीं के अंडर में एक तरीके की गाइडेंस में एक तरीके से भारत का परमाणु कार्यक्रम एक तरीके से स्टार्ट किया गया था। तीसरा क्वेश्चन आपका था ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो इंडिया एंड पाकिस्तान। ये ताशकंद आपका 1966 10th बोल रहा हूँ सॉरी दिसंबर के आसपास में हुआ था। ठीक है, दिसंबर जब 65 में वॉर हुई थी उसके बाद ही हुआ था ताशकंद एग्रीमेंट जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इधर से लाल बहादुर शास्त्री, उधर से कौन आए थे, अयूब खान आए थे। चलिए विच स्टेट वॉज अर्लियर कॉल्ड नेफा। तो नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। पहले अरुणाचल प्रदेश का नाम जो था वो नेफा ही था। अगला आपका है नॉन अलाइनमेंट। देखिए नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जब किसी भी आप गुट में पावर ब्लॉक में शामिल नहीं होते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट। तो देश उस टाइम अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों में बटा हुआ था, लेकिन भारत जब आपका आज़ाद हुआ तो उसने किसी भी गुट में शामिल होना अच्छा नहीं समझा और उसने नॉन अलाइनमेंट की नीति को अपनाया था। अगला आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू अगर देखा जाए तो इसमें सरदार पटेल वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया गलत है क्योंकि जो भारत के पहले विदेश मंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, चलिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडिया चाइना रिलेशन। तो इंडिया चाइना रिलेशन को देकर के अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो आपका कि इंडिया एंड चाइनीज लीडर विजिटेड ईच अदर कंट्री एंड वर वेलकम फॉर्मली। हाँ, स्टार्टिंग में जो हमारे रिश्ते थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे। हिंदी चीनी भाई भाई आपने डायलॉग सुना भी होगा तो ये इसी की वजह से आया था। अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें लगाना है इस सब को। तो INA जिसकी सुभाष चंद्र बोस ने जिसकी स्थापना करी थी, INA इंडियन नेशनल आर्मी बेसिकली, तो 1942 में बनी थी। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस जो आपका था वो 1947 में था। स्वेज नहर का जो क्राइसिस था 1956 में आया था, बाद में उसके ऊपर हमला भी किया गया ब्रिटेन द्वारा, तो 1956 में हुआ था। और जो पहला नॉन अलाइंग मूवमेंट का जो समिट हुआ था वो 1961 में हुआ था। 1942, 47, 56 एंड 61 था राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला आपका है वाई डिड इंडिया नॉट साइन NPT एंड CTBT। नॉर्मल सी बात है कि भारत ने NPT और CTBT को भेदभावपूर्ण बताया, डिस्क्रिमिनेटरी बताया, और इसका कारण ये था कि अगर वो साइन कर देता तो वो अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम था वो नहीं बना पाता और हमारे पास भी सेम वही हालत होती जो आज के समय ईरान पर हो रही है। एक तरीके से हम भी अगर अपना उस वक्त अगर परमाणु हथियार नहीं बनाते तो आज भी नहीं बना पाते और हमें एक तरीके से हम अपनी विदेश नीति को सही रूप से चला नहीं पाते और हमें देशों की बात माननी पड़ती। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया ने NPT और CTBT पर साइन नहीं किया और बाद में उसने अपने जो भी न्यूक्लियर वेपन्स थे उसको बनाए। अगला आपका है हाउ डिड इंडिया हेल्प तिब्बतन रिफ्यूजीज। तो भारत ने जो भी तिब्बतन रिफ्यूजीज उसकी सहायता कैसे करी, तो भारत ने एक तरीके से दलाई लामा को और जो भी तिब्बतन रिफ्यूजीज थे जो चाइना की तरफ, जो चाइना से बच करके बेसिकली आ रहे थे, इनको एक तरीके से यहाँ पर शेल्टर दिया कि रहने को दिया और साथ में इनको एजुकेशन, शेल्टर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दी। जो भी तिब्बत के लोग हैं, तिब्बत के ऊपर चाइना का जब कब्जा हुआ तो इंडिया ने इसकी सहायता करी थी। अगला आपका है गिव 2 रीजन फॉर अ नीज
अनीज इन इंडो यूएस रिलेशन इन 1950s। तो भारत ने स्टार्टिंग में एक तरीके से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तो अपना रखा था बेसिकली, लेकिन साथ में वो यूएस का मिलिट्री सपोर्ट भी लेता था, ठीक है। और इसमें वाइल द यूएस सपोर्टेड मिलिट्री अलायंस और द यूएस सपोर्ट पाकिस्तान विद मिलिट्री एड। तो यहाँ पर दोनों आप इसके अंदर बता सकते हैं कि जो इंडिया जो अपने जो रिश्ते इससे बना रखे थे वो कैसे थे, सही थे कि ख़राब थे। तो स्टार्टिंग में उतने अच्छे रिश्ते नहीं बताए जाते हैं अमेरिका से हमारे, ठीक है। स्टार्टिंग में मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब भी लड़ाई झगड़ा होता था किसी पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को सपोर्ट जो था वो अमेरिका की तरफ जाता था, और इस वजह से इंडिया के जो स्टार्टिंग से दोस्त रहा है वो कौन रहा, आपका रशिया रहा है, ठीक है। और स्टार्टिंग में भी इंडिया जो था वो अमेरिका के सपोर्ट में नहीं था, उसने नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी वो अपना रखी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 4 आपका, एनालाइज इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है वो बेसिकली यही है कि किसी भी मिलिट्री ब्लॉक को, जब कोल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम किसी में भी शामिल ना होना, ठीक है। और एक तरीके से अपनी जो भी फॉरेन पॉलिसी है एक तरीके से उसको सुचारू रूप से फिर इंडिपेंडेंट रूप से एक तरीके से मेंटेन करके रखना, यही थी आपकी इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका चैलेंज 2 एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम वाले चैप्टर से 5वां चैप्टर आ गया आपका। तो द 1960 डेकेड इज कॉल्ड द डेंजरस डेकेड ड्यू टू विच फैक्टर। तो 1960s के दशक को डेंजरस डेकेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, भारत के 2 प्रधानमंत्रियों की डेथ हो गई थी, इसीलिए इसको डेंजरस डेकेड कहा जाता है। अगला आपका है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के जरिए हमें इसको लगाना है। तो 4th इलेक्शन आपका जो हुआ था वो 1967 में हुआ था। ताशकंद एग्रीमेंट जो आपका था 1966 में हुआ था। जो कांग्रेस का बंटवारा हुआ वो 1969 में हुआ था। और जो प्रीवी पर्स था जिसके जरिए जो देसी रियासतें थी, जो राजा महाराजा उनको भत्ता मिलता था सरकार की तरफ से, इसको इंदिरा गांधी ने 1971 में ख़त्म किया था, ठीक है। तो ये इसमें आपको ऐसे बताना पड़ेगा। चलिए अगला आपका है विच फैक्टर लीड टू द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1969। तो भारत बोलो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, बेसिकली कांग्रेस पार्टी थी, इसका जो बंटवारा हुआ कांग्रेस ओ कांग्रेस आर में, वो क्यों हुआ ये पूछा गया। तो इसमें हुआ क्या कि जो भी पावरफुल लीडर्स थे बेसिकली वो चाहते थे कि कांग्रेस जो इंदिरा गांधी है वो हमारे हिसाब से काम करे, और ऐसा नहीं हो रहा था। इंदिरा गांधी अपने फैसले स्वयं ले रही थी और इसकी वजह से देखा गया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बट गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी एक्सपल्जन ऑफ इंदिरा गांधी फ्रॉम कांग्रेस आप इसमें बता सकते हैं। अगला आपको बताना है मैच द फॉलोइंग। तो सिंडिकेट जो आपका है एक तरीके से ग्रुप ऑफ पावरफुल लीडर्स इन कांग्रेस है। इंदिरा हटाओ का जो नारा था वो ग्रैंड अलायंस ने दिया था। ग्रैंड अलायंस बेसिकली एक मतलब बहुत सारी पार्टियों का समूह था जो इंदिरा के खिलाफ लड़ रहे थे। नॉन कांग्रेसिज्म गैर कांग्रेसवाद राम मनोहर लोहिया ने बोला था। और रिमूव पॉवर्टी या फिर गरीबी हटाओ का जो नारा था इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है। इसमें जो करेक्ट मैक्सिम नीचे दी गई है उसको आप ना देखें, मैंने सामने लिख रखा है, वो इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका विच स्टेट इज करेक्ट रिगार्डिंग द 1967 जनरल इलेक्शन। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट एक तरीके से सही है। तो हाफ ऑफ इंदिराज कैबिनेट मिनिस्टर लॉस्ट द इलेक्शन, ये इसके अंदर सही है क्योंकि 67 का जो चुनाव जब हुआ था भारत का, तो इंदिरा उस टाइम नई थी, साथ में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब थी, हमारे ऊपर बहुत सारे वॉर के खर्चे थे, और इसकी वजह से देश में थोड़ा सा ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी को लोगों द्वारा पसंद नहीं किया जाता, और इस वजह से इंदिरा गांधी के कैबिनेट के आधे से ज़्यादा मिनिस्टर जो थे वो चुनाव हार गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। तो नॉन कांग्रेसिज्म गैर कांग्रेसवाद बेसिकली राम मनोहर लोहिया ने दिया था जब सारे के सारे जो नेता थे वो इंदिरा के खिलाफ हो गए थे। द फ्रेज आयाराम गयाराम इज रिलेटेड टू, तो इसको डिफेक्शन से जोड़ते हैं, दल बदल से जोड़ते हैं, क्योंकि जो एक व्यक्ति थे हरियाणा के थे, वो बार बार पार्टी चेंज कर रहे थे, मतलब चुनाव में मतलब 15 दिन में उन्होंने 2-3 बार पार्टियाँ चेंज कर दी थी, इसीलिए उनके लिए ही ये स्लोगन यूज़ किया गया आयाराम और गयाराम, क्योंकि वो हर बार पार्टी चेंज कर रहे थे। तो ये दल बदल से जुड़ा हुआ फ्रेज है, ओके। चलिए गयालाल नाम था उनका, हरियाणा के थे। अगला आपका है व्हाट इज प्रीवी पर्स एंड हु अबॉलिश इट। तो कि प्रीवी पर्स बेसिकली क्या है कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको एक तरीके से भत्ता मिलेगा, ठीक है, सरकार की तरफ से। इस चीज़ को इंदिरा गांधी ने 1971 में एक तरीके से 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हटा दिया था। तो यही है आपका प्रीवी पर्स, और उसको अबॉलिश किसने किया, इसका आंसर। अगला आपका है व्हाट इज मीन्ड बाय नॉन कांग्रेसिज्म। तो जो भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी राम मनोहर लोहिया द्वारा कि हम कैसे एक तरीके से कांग्रेस को हरा सकते हैं, तो उन्होंने सभी ऑपोजिशन को आपस में मिलाया, इसी को नॉन कांग्रेसिज्म बोला गया। अब अगला आपका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफेक्शन। देखिए डिफेक्शन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी
जिस पार्टी से उसने चुनाव लड़ा, अगर उस पार्टी से चुनाव जीत करके कोई दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो इसी को हम बोलते हैं डिफेक्शन। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उसने चुनाव जीता हो किसी खास पार्टी से और फिर वो पार्टी को चेंज करता है तो उसको आप डिफेक्शन बोलेंगे। अगला आपका है मेंशन 2 डिफरेंस बिटवीन इंदिरा गांधी एंड द सिंडिकेट। तो 2 डिफरेंस पूछे गए हैं। तो इंदिरा गांधी वांटेड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप वाइल द सिंडिकेट वांटेड कलेक्टिव लीडरशिप। तो इंदिरा गांधी जो थी वो अकेले ही एक तरीके से सरकार को चला रही थी, लेकिन सिंडिकेट कहते थे कि भाई इंदिरा को हमारी बात माननी चाहिए और हमारे साथ मिलकर के जो भी फैसले हैं वो लेने चाहिए। ठीक है, ये था। और इंदिरा गांधी के पास जो सपोर्ट था, मतलब इंदिरा गांधी जो बेसिकली सपोर्ट करती थी वो रेडिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म को सपोर्ट करती थी, और जो सिंडिकेट वाले थे वो पहले वाली ही पॉलिसी एक तरीके से चाहते थे। मतलब पूर्ण बदलाव की जो राह थी वो इंदिरा गांधी चाहती थी, और जो सिंडिकेट थे वो धीरे धीरे एक तरीके से चीज़ें चेंज करना चाहते थे। यही मेजर इनका डिफरेंस था, और इन्हीं वजह से क्या हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी है वो 2 अलग अलग हिस्सों में बट गई थी। चलिए, अगला आपका है व्हाट इज एन अलायंस एंड व्हेन डिड इट बिगिन इन इंडिया। तो अलायंस का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिलकर के कोई सरकार बनाती है तो उसको हम बोलते हैं अलायंस। और इसकी अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो 1967 से एक तरीके से भारत में गठबंधन की राजनीति को देखा जाता है। अगला आपका वाई इज 1967 इलेक्शन कॉल्ड अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तो पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहने का कारण ये था कि कांग्रेस के बहुत सारे जो लीडर्स थे वो हार गए थे। ठीक है, और उनकी बहुत सारे स्टेट्स में एक तरीके से सरकार नहीं आई थी, और इसीलिए इसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयाराम गैराम। तो आयाराम गैराम वही है जो मतलब गयालाल जो थे हरियाणा के, उन्होंने अपनी पार्टियां चेंज करी बार बार, इसी को एक तरीके से क्या बोला गया, मतलब आयाराम गैराम बोला गया। अगला आपका व्हाट वाज द सिंडिकेट इन कांग्रेस। तो जो सिंडिकेट इन कांग्रेस है आपका जो ग्रुप ऑफ पावरफुल लीडर्स थे बेसिकली कहाँ पर, कांग्रेस के भीतर ही, उन्हीं के ग्रुप को क्या बोला गया, सिंडिकेट बोला गया था 1960s के समय में। चलिए, गिव 2 रीजन फॉर द विक्ट्री ऑफ इंदिरा गांधी इन 1961 इलेक्शन। तो उसके जीतने का मेन कारण था, एक तो उन्होंने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ का, और साथ में उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला पुअर और वीकर सेक्शन की सोसाइटी का, और इस वजह से इंदिरा गांधी 71 का जो चुनाव थी बहुत ही बढ़िया तरीके से जीती थी। अगला आपका व्हाट इज मेंट बाय रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो थी एक तरीके से जब बट गई 1969 में, तो दोबारा से 71 में एक तरीके से वो चुन करके आई, तो वही था कि कांग्रेस जो पार्टी है उसका दोबारा से रिस्टोरेशन हो गया। और ये जो हुआ वो किसकी वजह से हो पाया, इंदिरा गांधी की वजह से हो पाया। मतलब जो उसका डोमिनेंस था बेसिकली वो वापस आ गया, क्योंकि 1967 के चुनाव में वो बहुत बुरे तरीके से हार गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं इमरजेंसी एंड डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस वाले चैप्टर की। तो इसमें आपका हु एडवोकेट टोटल रेवोल्यूशन इन पॉलिटिक्स। देखिए, टोटल रेवोल्यूशन का जो नारा था वो जयप्रकाश नारायण लेकर गए थे। अगला आपका हु कंटेस्टेड अगेंस्ट इंदिरा गांधी इन 1961 इलेक्शन। तो राज नारायण थे जो इनके खिलाफ लड़ रहे थे, बेसिकली हार गए थे, लेकिन वही बात है कि इसी की वजह से इंदिरा गांधी का पूरा कार्यकाल खराब हो गया। अगला आपका है देश में आपातकाल भी इस व्यक्ति की वजह से लगा था। चलिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे संविधान में चेंजेस हुए थे। तो 42nd अमेंडमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला आपका है ऑन व्हाट बेसिस वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन 25 जून 1975। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से भारत में आपातकाल को लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप इसमें बताएंगे। बाद में इस चीज़ को हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह असली में जोड़ दिया गया कि जब तक सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तब तक भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। अगला आपका हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो पहले जो बने थे नॉन कांग्रेसी व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टर बने वो थे आपके मोरारजी देसाई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, कांग्रेस पार्टी पहली बार चुनाव हार गई थी। अगला आपका है केशवन भारती केस 1973 इज फेमस फॉर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की मूल संरचना से जुड़ा हुआ ये केस था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, अगला आपका हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी जून 1975। तो जिस वक्त भारत में आपातकाल लगा था फखरुद्दीन अली अहमद आसाम के थे, तो वो इस वक्त कौन थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, चलिए, अब इसमें हम करना है मैच द फॉलोइंग। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी फखरुद्दीन अली अहमद सही है। सेफ डेमोक्रेसी का जो नारा था जयप्रकाश नारायण ने दिया था। सीपीआई मार्क्सवादी जो पार्टी है वो चारू मजूमदार की थी, और जनता पार्टी की जो सरकार थी वो मोरारजी देसाई उसमें पीएम बने थे। तो इसमें आमने सामने ही है, और फिर से यहाँ पर करेक्ट मैचिंग में नीचे एक तरीके से गलत दिया गया है, तो आप इस पर ध्यान ना दें। चलिए,
वाई वॉज द इमरजेंसी 1975 और 77 कंट्रोवर्शियल? तो कंट्रोवर्शियल यही है क्योंकि जो भी इमरजेंसी लगाई गई थी उसकी वजह से बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स से बेसिकली सस्पेंड कर दिए गए थे, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो अरेस्ट हो गए थे प्रिवेंटिव डिटेंशन के जरिए, बिना किसी मतलब शक के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इसीलिए इसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बताया जाता है। व्हेन एंड वाई वॉज द रेलवे स्ट्राइक कॉल्ड? तो रेलवे स्ट्राइक बेसिकली जो थी वो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में लड़ी गई थी ताकि जो भी रेलवे के कर्मचारी है उनको बेटर वेज मिल सके, साथ में उनका जो भी वर्किंग कंडीशन है एक तरीके से वो थोड़ा ठीक किया जा सके, और यही इसको लेकर के रेलवे स्ट्राइक करी गई थी। बाद में ये हड़ताल जो थी 20 दिन में खत्म हो गई थी। अगला आपका व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि डिटेनिंग अ पर्सन विदाउट ट्रायल टू प्रिवेंट पॉसिबल क्राइम और थ्रेट टू द स्टेट। तो मतलब बेसिकली शक के आधार पर जो गिरफ्तारी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। बहुत सारे नेताओं को इसी आधार पर गिरफ्तार किया गया था। अगला आपका है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ इमरजेंसी डिक्लेरेशन ऑन 25 जून 1975? तो इसमें इमीडिएट कॉज पूछा गया, तो इमीडिएट कॉज यही था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक तरीके से इंदिरा गांधी के चुनाव को इनवैलिड करार दे दिया और इसकी वजह से बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हुए और तुरंत फिर इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी ताकि सरकार के हाथ में सारी की सारी पावर आ जाए। चलिए अब बात करते हैं रीजनल एस्पिरेशंस वाले चैप्टर की। इसमें चूज द लीडर्स हु साइन द पंजाब अकॉर्ड। देखिए पंजाब समझौता या राहुल गांधी लोंगोवाल समझौता जो था बेसिकली इसकी नाम है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपको दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी संत लोंगोवाल के बीच में पंजाब समझौता हुआ था। अगला आपका अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें हमें लाइन से लगाना है, तो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव है, फॉर्मेशन ऑफ अकाली दल है, ड्रॉट ऑन मीजो हिल्स है और मर्जर ऑफ सिक्किम इन इंडिया है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका है वो सेकंड है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अकाली दल। पहले अकाली दल का गठन हुआ, ठीक है, और उसके बाद ही एक तरीके से पंजाब बना और पंजाब बनने के बाद आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया 1973 में, ठीक है। तो नहीं सॉरी, इसमें सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अकाली दल आएगा, फिर मीजो हिल्स में जो एक तरीके से सूखा पड़ा था 1970 के आसपास में, तब की ये कहानी है। 1970 के आसपास में। तो आप पहले बताएंगे सेकंड एंड देन बताएंगे आप थर्ड, और उसके बाद आपका पंजाब बन गया। उसके बाद 1973 के आसपास में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आया और उसके बाद जो 1978 के आसपास में जो सिक्किम था वो भारत का हिस्सा बनाया गया, ठीक है। तो इसको आप बताएंगे दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। सबसे आखिर में सिक्किम भारत का एक तरीके से राज्य बना। ओके, चलिए अगला है आपका व्हाट इज द करेक्ट लेसन फ्रॉम सेपरेटिस्ट मूवमेंट। तो अलगाववादी आंदोलन से सीख क्या मिलती है? तो अलगाववादी आंदोलन से सीख यही मिलती है कि जो भारत आपका है वो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, डाइवर्सिटी वाला देश है और यहाँ पर हमें सबके एस्पिरेशन का बेसिकली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी जितने भी देश होते हैं उन सभी का ये एक अभिन्न हिस्सा है कि वो ऐसी डिमांड करेंगे ही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वो सही है कि रीजनल एस्पिरेशन आर इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जो भी लोकतांत्रिक राजनीति होती है उसका ये कि अभिन्न हिस्सा है जो कि होगा ही होगा, हर राज्य में हर देश में ऐसा होता ही है। चलिए लाल डेंगा जो थे वो चीफ मिनिस्टर बने थे कहाँ के? मिजोरम के। आर्टिकल 370 जो आपका है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और विच स्टेट एक्सपीरियंस सेपरेटिस्ट मूवमेंट? तो इसमें मिजोरम और नागालैंड जो थे वो अलगाववादी आंदोलन से जुड़े हुए थे जो भारत से अलग होना चाहते थे, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका है मिजो नेशनल फ्रंट MNF इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो मिजो है, तो मिजो से मिजोरम। 1947 में गोवा वाज अंडर विच कॉलोनियल रूल? तो पोर्टुगीज, जो पुर्तगाल के जो मतलब शासक थे वो एक तरीके से गोवा को चला रहे थे, गोवा को, दमन और दीव को भी, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला वाला आपका है व्हेन वाज द पंजाब अकॉर्ड साइन एंड बिटवीन हुम, ठीक है। तो पंजाब अकॉर्ड जो आपका था वो 1985 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच में एक तरीके से समझौता हुआ था। नेम द 4 कंट्रीज इन विद विच नॉर्थ ईस्ट रीजन शेयर्ड इट्स बाउंड्री। तो नॉर्थ ईस्ट के जो आप स्टेट्स देखते हैं वो 4 अलग अलग देशों से टच होते हैं, बांग्लादेश, भूटान, चाइना और म्यांमार। ओके, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन कश्मीरी एंड लद्दाख बिलोंग टू विच रिलीजन? तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल की अगर हम बात करते हैं कश्मीर और लद्दाख रीजन में, तो वो लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं। अगला आपका है असम गण परिषद वॉज फॉर्मली फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये 2 से मिलकर के बना था। एक तो पार्टी थी वहाँ पर असम गण संग्राम परिषद, और साथ में जो वहाँ का स्टूडेंट यूनियन था आसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इनसे जोड़ करके उसको बनाया गया था। चलिए अगला आपका है विच 2 स्टेट्स वर फॉर्म आउट ऑफ
ऑस्टवाइल पंजाब एंड विच ईयर। तो दो कौन से राज्य जो थे उससे निकले थे, किससे, पंजाब वाले से, मतलब ऑस्टवाइल पंजाब से बेसिकली, तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 1967 में निकले थे। अगला आपका है वाई इज द नॉर्थ ईस्ट रीजन कंसिडर्ड अ रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसको रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जातीय संघर्ष देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, और यहाँ का जो मतलब विविधता अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अलग है, ऊपर से भारत से ये दूर है एक तरीके से, इसकी वजह से इसको रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। बोडो, करबी और दिमसा जो आपका है वो असम की बेसिकली ट्राइब्स है। और अगला आपके इसके में क्वेश्चन है व्हाट इज आसू। तो आसू जो आपका है वो असम के जो भी छात्र संगठन है उनका अपना ये ग्रुप था जिनकी डिमांड ये थी कि जो भी इलीगल तरीके से असम में आए हैं उनकी पहचान करी जाए और उनको असम से निकाल दिया जाए। ठीक है, चलिए अब करते हैं आखिरी चैप्टर की बात। आखिरी चैप्टर में पहला क्वेश्चन है विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो समान नागरिक संहिता जो आपका है वो आर्टिकल नंबर 44 से, यानी कि जो भी देश है उस देश में सिर्फ एक ही प्रकार का नियम होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है उसको एक तरीके से। ठीक है, द फेज ऑफ कॉलिशन गवर्नमेंट कब से स्टार्ट हुआ नेशनल लेवल पर, तो वो आपका आएगा 1989 में। उसके बाद से ऐसा देखा कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था। अगला आपका है हाउ मेनी सीट्स वर वन बाय कांग्रेस पार्टी इन लोकसभा इन 1984। तो 415 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी 1984 के इलेक्शन में, जिसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। अगला आपका है हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी जो था बेसिकली उसके जो फाउंडर थे वो कांसी राम थे, मायावती की पार्टी है ये, तो इसकी शुरुआत कांसी राम जी ने करी थी। अगला आपका है व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर कॉलिशन गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल। तो व्हाट वाज द मेन रीजन की अगर हम बात करते हैं कॉलिशन लेवल की, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है, नॉर्मल सी बात है, तो वहाँ पर क्या होगा, कॉलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अगला आपका हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द सेकंड अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन फॉर्म्ड इन 1978। तो चेयरपर्सन जो थे ओबीसी के सेकंड वाले वो आपका था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने, कि बीपी मंडल इसका सही आंसर है। ओके, चलिए विच गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन। तो नेशनल फ्रंट की सरकार थी, तो उन्होंने ही इस तरीके से 1991-90 के आसपास में इसको एक तरीके से लागू किया था, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेशनल फ्रंट की सरकार। अगला है आपका व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब भारत में अपनाई गई थी 1991 में, तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, और इन्हीं के टाइम पर शायद से जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगला आपका एनडीए की फुल फॉर्म पूछा गया, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसका सही आंसर है। ओके, चलिए विच अलायंस रूल सक्सेसफुल 2004 से 2009 तक और 9 से 14 तक। तो यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बेसिकली एक कांग्रेस की पार्टियों का अपना एक गठबंधन था, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, तो उसको बोलते हैं यूपीए। और एनडीए जो आपका है वो बीजेपी की गठबंधन वाली पार्टियों का गठबंधन है, सॉरी सहयोगी पार्टियों का गठबंधन है। अगला आपका है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड इन 1998। तो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, उनके ही कार्यकाल में भारत पोखरण में बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, और पहले वाले में थे इंदिरा गांधी 1974, उनका भी पोखरण ही बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगला आपका है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो एनडीए सेकंड की सरकार में दूसरी बार एक तरीके से प्रधानमंत्री बनते हैं, जो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, बाकी इसमें ऊपर नीचे गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका व्हाट इज अ कॉलिशन गवर्नमेंट। देखिए कॉलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिलकर के सरकार बनाती है, किसी भी पार्टी को जब मेजोरिटी नहीं मिलती है तो इसको हम बोलते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। अगला आपका है व्हाट वाज द मेजर पार्टी व्हाट वाज द मेजर पार्टी इन नेशनल फ्रंट एंड व्हाट वाज इट्स मेन इशू। तो जो मेजर पार्टी थी बेसिकली नेशनल फ्रंट में वो जनता दल थी। ठीक है, और इसी ने एक तरीके से मंडल कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन थी इसको लागू किया था। अगला आपका है व्हाट आर द रीजन फॉर द इमरजेंस ऑफ कॉलिशन पॉलिटिक्स। तो गठबंधन की राजनीति के आने का मेन कारण यही था कि किसी भी एक पार्टी का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। जैसे कि कांग्रेस पार्टी स्टार्टिंग में जीतती आ रही थी, लेकिन उसका प्रभाव खत्म हो गया। साथ में जो भी रीजनल पार्टी थी उनका उदय देखा गया, और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, इसी वजह से कॉलिशन पॉलिटिक्स को थोड़ी सी जगह मिली। अगला आपका राइट द फुल फॉर्म ऑफ बामशेप एंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो बामशेप जो आपका है बैकवर्ड एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन इन 1971 में कांसी राम द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। अगला आपका ट्रिपल तलाक बिल इज कंसिडर्ड अ स्टेप टुवर्ड्स इक्वलिटी टू बाय। तो इसमें है कि जो भी मुस्लिम्स महिलाएं हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए ट्रिपल तलाक को बेसिकली क्या बोलता है, एक इक्वलिटी की तरफ स्टेप बताया जाता है। ठीक है, तो यही थे सारे के सारे क्वेश्चन जो इस बुक के भी थे, और आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लेना, और मिलता हूँ आप सब अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको बड़े वाले क्वेश्चंस और साथ में मैप्स या फिर साथ में कार्टून भी कवर कराऊंगा। ओके, बाय।